हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले जिन लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लोग उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो बात की जाए बेटा केमिकल रिएक्शन की, तो आज हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, केमिकल रिएक्शन। तो बेटा अगर बात की जाए केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। हम लोग पढ़ भी चुके हैं मगर कुछ बेसिक बातें। अगर ओनली विथ, यहां कुछ ऐसे कहते हैं बेटा, लाइक चेंज इन स्टेट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में और स्टेट बदल जाए, या फिर कह लीजिए चेंज इन कलर, या फिर कह लीजिए चेंज इन टेम्परेचर, और बेटा या फिर क्या हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो बात समझ में आई आप लोगों को। मतलब केमिकल रिएक्शन बेटा कब कब होती है आपको समझ में आ गया होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये कह लीजिए उसके सिम्टम्स हैं। या तो इसकी स्टेट बदल जाएगी, जो भी आपका सब्सटेंस हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन जाए या सॉलिड से गैस बन जाए, इस तरह से। या फिर जो सब्सटेंस है रिएक्टेंट है उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर जो हो डिफरेंट हो। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन के दौरान या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या तो टेम्परेचर घट जाए, तो भी हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई। या फिर हो ना हो कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो। तो ये सिम्टम्स हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं अकर ओनली विद, बात समझ में आ गई आप लोगों को, चेंज इन स्टेट। ओके, आप लोग पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। तो मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बेटा, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होंगे? तो बहुत टाइप से होती है केमिकल रिएक्शन। हम लोग देखेंगे इसके बेसिक कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड जो होती है बेटा हमारी, वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बेटा, थर्ड जो है बेटा बात करते हैं वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा, और फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आप लोग समझिए। तो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा, इसको फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। अगर बात करेंगे तो ये होती है बेटा हमारी, कह लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन आप लोग लिख लीजिएगा। यहां बात करेंगे तो ये हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और लास्ट फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए तो अब वापस आते हैं और अपना टॉपिक देखते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन मैं यहां लिखता हूं, समझिएगा आप लोग। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी व्हेन टू और more reactant react and
फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं बेटा? जब भी ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। चूना है बेटा ये क्विक लाइम। जब इसकी रिएक्शन बेटा वाटर से करा दी जाती है H2O, देखिए ये इसकी स्टेट बेटा सॉलिड होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जब इससे रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर लेता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्लैग लाइम। ओके, और साथ में इवॉल्व होती है हीट। अब देखिए मैंने बोला था ना बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी क्या होगा बेटा, इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुई, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक क्विक लाइम है, दूसरा वाटर है, ये रिएक्ट करके स्लैग लाइम बना रहा है। तो टू रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसा कि डेफिनेशन में बोल रहा है। अब मेरी बात को समझिए बेटा, यहाँ पर साथ ही साथ इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व हो रही है, तो हम लोग इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है या किसी भी तरह से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो मैं उनकी इसकी डिफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देखिएगा। तो पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलिए कहेंगे बेटा द reaction in which, यहां लिख देता हूं मैं, in which single substance decomposes to form two or more substances। पास में आगे देखिए बेटा कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, एक तरह से देखेंगे। उसमें क्या था, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते थे। यहाँ पर क्या होगा, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ टू और मोर सब्सटेंस। अब देखिए बेटा, जब कोई सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एनर्जी कोई चीज डिकम्पोज नहीं होती। अगर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दी जा रही है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर हीट की जगह पर हम लोग उसमें करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे the reaction in which single substance decompose to or more substance in the presence of heat, बस इतना जोड़ देंगे आप, in the presence of heat, thermal decomposition, in the presence of current electricity, electrolytic decomposition, and in the presence of sunlight, photolytic decomposition। मैं क्या करता हूं, मैं तीनों का एक एक आपको एग्जांपल लिख के देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि बेटा हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसको हीट करता हूँ बेटा, समझ रहे हैं आप, इसको बेटा अगर हीट किया जाए तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में बना लेता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इट इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, ये कैसा होता है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ये जो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज आल्सो सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, तो इट इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो मैं उसका भी एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बेटा वाटर है H2O। तो वाटर में अगर हम लोग करंट पास कराते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो देखिए जो डिस्टिल वाटर होता है बेटा उसमें करंट पास नहीं होती क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत माइनर अमाउंट में मिला देंगे जिससे उसमें कंडक्टिविटी आ जाए, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है वो क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता। तो डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट मिला लिया, ठीक है, और उसके बाद वाटर है, अगर हम लोग उसमें बेटा करंट पास कराएं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, देन क्या होता है, इट ब्रेक डाउन इनटू 2H2 प्लस O2। ऑक्सीजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। अब देख सकते हैं हम लोग ये एक बैलेंस इक्वेशन भी हो गई। तो इट इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं इसी तरह से बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की एग्जांपल की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी अगर बात की जाए तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बेटा सिल्वर ब्रोमाइड या मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड AgCl है। अगर इसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें AgCl, तो मैं यहां लिख देता हूं सनलाइट, तो बेटा क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है Ag और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। इसको भी बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है तो 2AgCl कर दे रहा है, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। ये बेटा होता है सॉलिड और ये बन जाता है गैस, गैस बन के इवॉल्व हो जाती है। तो अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये एग्जांपल हो गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो फिर से एक बार ध्यान देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म अ 2 और मोर सब्सटेंस। खुद देखिए, सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस, डिकम्पोज एंड फॉर्म 2 सब्सटेंस, ओके, या इससे ज्यादा भी बना सकता है। तो दीज ऑल एग्जांपल ऑफ decomposition reaction in which this is a thermal decomposition example, electrolytic decomposition example and photolytic decomposition example। तो आई होप सो आप लोगों को बात समझ में आई होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब फिर से देखिए, मैंने कहा था एक्सोथर्मिक, तो जो ये रिएक्शन थी इसमें हीट इवॉल्व हो रही थी तो ये एक्सोथर्मिक थी। मगर इन दीज ऑल रिएक्शन अगर बात की जाए, देखिए इसमें हीट की जरूरत है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट की नहीं पर एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो दीज ऑल द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। तो बात समझ में आ रही है? आप साथ ही साथ यहाँ पे कवर कीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कवर कीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप कवर कीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है ना। जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक है, और जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बात समझ में आई बेटा आपको? अब देखिए मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चलिए तो यहां आ जाइए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहली डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां आ जाइए और इसकी बात करें, लाइक ऐसे कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन which an element displaces another element from its solution। देखो कुछ इस तरह से समझो, मान लो कि एक सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन है। देखिए इसका एग्जांपल मैं यहां देखता हूं। इसका एग्जांपल होगा बेटा, अगर मैं कह दूं मेरे पास है आयरन और आयरन सॉलिड फॉर्म में है और मैंने इसको डाल दिया है CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि एक्वस फॉर्म में था। तो बेटा क्या होता है, देखिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जैसा कि यहाँ क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट displaces another element from its solution। तो here iron displaces copper from copper solution। तो ये बन जाएगा बेटा हमारा FeSO4 एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर
इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सेपरेट हो जाता है। अब देखिए अगर बात की जाए तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये बेटा ब्लू कलर का होता है, ओके। और ये जो होता है इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कह लीजिए। तो अब होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या रीजन है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डालने पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। तो बहुत छोटा सा आंसर है इसका। जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था बेटा तो उसमें जो कॉपर था इन द फॉर्म ऑफ Cu2+, कॉपर आयन के फॉर्म में था। मेरी बात को समझिएगा। तो कॉपर आयन जो होता है बेटा ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर। मगर जब आयरन को आपने उसमें डाल दिया तो आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप खुद देखिए यहां पर, तो यहां पर आयरन सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट तो कन्वर्ट हो गया बेटा कॉपर सॉलिड में, है कि नहीं बेटा? तो इसका ब्लू कलर था ना कि इसका ब्लू कलर। तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और साथ में क्या बन गया? अब जो देखिए बेटा आयरन होता है बेटा इसका कोई कलर नहीं होता, आप जानते हैं ग्रे कलर का होता है। बट जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो Fe2+ के फॉर्म में आयरन जो है इन द फॉर्म ऑफ, यहां से देखा जाए तो ये होगा बेटा Fe2+ के फॉर्म में। और इसका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है। तो बात समझ में आ रही है? तो पहले कॉपर आयन था इसलिए ब्लू कलर ऑब्जर्व हो रहा था, बाद में सॉल्यूशन में रिएक्शन हो गई और अब फेरस आयन है तो बेटा कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल है या एलिमेंट है तो एवरी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यही बेटा एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई कि जब भी कोई हाई रिएक्टिव मेटल जो है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है तो इस तरह की रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको देख लेते हैं कुछ इस तरह से, यहां लिखता हूं मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं क्या होती है। तो ये होती है बेटा द रिएक्शन in which two different atoms or group of atoms are mutually exchange। बात समझ में आ गई बेटा? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, देखिए दो एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो क्या करते हैं एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यहां पर कि मेरे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है बेटा। अगर इसकी रिएक्शन में बेटा बेरियम क्लोराइड से करा दूं BaCl2, देखिए बेटा ये भी जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्वस फॉर्म में है प्लस ये भी बेटा एक्वस फॉर्म में है। देन दे रिएक्ट एंड फॉर्म, देखिए आयन इंटरचेंज हो जाते हैं। कह लीजिए सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके देखिए 2 क्योंकि मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया। तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखिए ये जो होता है ये तो हमारा एक्वस होता है, मगर जो BaSO4 बनता है बेटा ये सॉलिड होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट ये सेटल डाउन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? PPT। तो ये रीजन है जिस वजह से अगर यहाँ पे PPT बना तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर PPT फॉर्म हो रहा है तो हम लोग इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, उसके 3 एग्जाम्पल हो गए, 3 तरह के टाइप्स हो गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, उसका एग्जाम्पल हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और उसका एग्जाम्पल हो गया। तो मैं अभी बेसिकली एक मतलब बना के चल रहा है ताकि हम लोग हर चीज को एक्चुअली समझ जाएं कि हर रिएक्शन में क्या क्या होता है। देखिए आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा, इसके अलावा साथ में हम लोगों ने समझा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ओके फिर से एक बार, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है फॉर एग्जांपल दिस, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी की डिमांड होती है फॉर एग्जांपल दिस। तो इट इज आल्सो द टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज आल्सो ऑफ टाइप्स ऑफ
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो इनकी बात की जाए तो सेपरेटली समझ लेते हैं इसको, इस तरह से अलग ही समझ लेते हैं। तो मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन in which gain of oxygen, ठीक है बेटा, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करे और हाइड्रोजन लॉस करते हैं क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं मेरे पास मान लीजिए कॉपर है और उसको अगर मैं हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। ओके बेटा, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। इसी तरह से बात करेंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है बेटा द रिएक्शन in which कह लेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए CuO plus H2 then it converted into Cu plus H2O। अब यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर क्या था, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्साइड बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, बट हेयर कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस किया। तो बेटा यहां पर क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। बात समझ रहे हैं, तो ये रिडक्शन हो गया। ये क्या होगा, यहां पर बात करेंगे तो कॉपर का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर मैं कहूं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है तो यहीं पे लिख देता हूं, आप समझिएगा। तो कहेंगे द रिएक्शन in which oxidation and reduction both take place called redox reaction। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा बेटा, ZnO plus carbon, then it react and form Zn plus Cu। ओके, तो क्या हुआ बेटा, जिंक ऑक्साइड था, कार्बन से रिएक्ट किया तो ये बन गया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहां पर जिंक की बात करेंगे तो जिंक के साथ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप समझ रहे हैं ना बेटा, लॉस ऑफ, यहां से यहां देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो जिंक का रिडक्शन हुआ। कार्बन का क्या हुआ बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया बेटा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। अब एक बात और, जो रिएक्शन में रिडक्शन का काम करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अगर इस डायरेक्शन में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कार्बन का, देखिए बेटा क्या हुआ, कंपेयर करिए, मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर, समझिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले ही। तो यहां बात की जाए तो कार्बन को जरा कंपेयर कीजिए, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक का क्या हुआ, जिंक ने ऑक्सीजन को लॉस किया तो जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो अब जिंक का रिडक्शन कराया किसने,
तो जिंक का रिडक्शन जो है वो कराया है कार्बन ने। अगर कार्बन ना होता तो जिंक रिड्यूस ही ना होता। तो जिंक का रिडक्शन कराया है कार्बन ने, तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हेयर कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक जो है रिड्यूस हुआ है तो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? तो आप सब ये भी समझिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके बेटा, तो फटाफट आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और जो चीज समझ में नहीं आई आप प्रॉपरली उसको पढ़िए, समझिए। देखिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सबका एक एक मैंने बहुत ही सफाई के साथ एग्जांपल दिया है। इन चीज को समझिए। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसका एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसका एक एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कैसे पता चलता है, तो उनकी स्टेट बदल जाएगी या फिर कलर बदल जाएगा या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या फिर कोई ना कोई गैस इवॉल्व करेगी। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर ले या हाइड्रोजन को लॉस कर दे, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीजन का लॉस कर देता है और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है तो रिडक्शन हो गया। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दोनों ही होते हैं, वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं हूं, मैं किसी को रिड्यूस कर देता हूं तो मैं कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ओके, इसी तरह से मैं किसी को ऑक्सीडाइज कर देता हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाऊंगा। तो इसी तरह से एलिमेंट में, मैं तो नहीं करूंगा बेटा, हाँ, कोई ना कोई एलिमेंट या कोई ना कोई सब्सटेंस करेगा, तो इस तरह से वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब बेटा मैं इसको रब करता हूं और आप क्या करेंगे, आप इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमारा कह लीजिए कॉरिजन होता है, रेंसिडिटी होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें समझना है। और आपको बता दूं बेटा, मैं बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कॉरिजन क्या होता है या फिर रेंसिडिटी क्या होता है। इवन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में तो आता ही आता है। तो बहुत छोटी छोटी सी डिफिनेशन है हमारी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना चल पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले कॉरिजन। When a metal is attacked by substances around it, such as acid, moisture, etc. बात समझ में आ रही है आपको? क्या है बेटा, कोई मेटल है, अगर वो रिएक्ट कर लेता है अराउंड उसके आसपास, मान लीजिए कोई एसिड है या मॉइस्चर है, इन सब चीजों से, तो होता क्या है, एक्सेट्रा मेटल गेट्स डीके। बहुत सिंपल है बेटा कि जब मेटल जो है अपने आसपास के जो भी सब्सटेंस है, लाइक एसिड हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, उससे रेड करके अगर डीके हो जाती है तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरिजन। अगर इसके एग्जांपल लिखे जाएं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा बेटा जो चांदी होती है तो जब नई होती है तो एकदम वो ग्रे कलर की होती है, मगर टाइम के साथ धीरे धीरे वो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये एग्जांपल है कॉरिजन का। जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर लेता है अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। इसी तरह से बात की जाए, अगर मैं बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इसकी बात की जाए बेटा तो क्या होता है, जो बेटा आयरन होता है सॉलिड फॉर्म में होता है,
वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रेड कर लेता है, ठीक है बेटा। पर ऐसा कब होता है, या इसका रेट ज़्यादा कब होता है, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये चीज़ बहुत फास्ट होती है। तो बेटा ये सेलेक्ट कर लेता है और ये बना लेता है Fe2O3.XH2O। ओके, मॉइस्चर से वाटर आ गया इसमें। तो ये जो है बेटा, ये आपने देखा है जो हमारा आयरन होता है वो ग्रे कलर का होता है। ओके, और ये जो है बेटा हमारा ब्राउन कलर की उसके ऊपर एक सरफेस फॉर्म हो जाती है। ओके, तो ये क्या हुआ, आयरन की सरफेस का खराब हो जाना, ग्रे कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। और बेटा जो ब्राउन कलर की सरफेस होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन आल्सो। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरिजन। अब देखिए मेटल जो है कॉरिजन के थ्रू खराब हो जाती है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई मेटल डीके हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसकी प्रिवेंशन करते हैं, मेटल का बचाव करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस होती है बेसिक, तो उसके बारे में हम देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी prevented by painting, oiling or ओके बेटा, तो हम लोग इस तरह से आयरन की रस्टिंग को बचा लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग करके आयरन के ऊपर बेटा जिंक की कोटिंग कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोसेस अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सिंपल अभी आप ये समझिए कि अगर आयरन के ऊपर आप पेंटिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं या उसका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोग आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक और इफेक्ट होता है जिसका नाम है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की बात की जाए तो बेटा देखिए क्या होता है, जो फूड होते हैं हमारे, जो फूडी सब्सटेंस है, लाइक चिप्स होते हैं या कह लीजिए पिकल्स होते हैं, तो अगर उसको ओपन एयर में रख दिया जाए तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो बेटा होता क्या, उनका जो टेस्ट है, उनकी जो स्मेल है, गेट चेंज, इनके टेस्ट और स्मेल बदल जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी क्या होता है, अगर इसके बारे में लिखा जाए तो हम लिखेंगे when fats and oils get oxidized, they become rancid. Their smell and taste change. ओके बेटा, तो सिंपल सा हो गया कि जब फैट्स है, ऑयल है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो रेंसिडेंट हो गए हैं, और जिस वजह से उनका टेस्ट और स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, जैसा कि देखिए ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा। अब देखिए होता क्या है, रेंसिडिटी ना हो इसलिए क्या किया जाए, तो हम करते क्या हैं, देखिए ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बेटा एयर फिल की जाती है। तो वो जो एयर होती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। एयर का मतलब तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस से उसको फ्लश कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस होती है। तो हम लोग चिप्स के पैकेट को जो है बड़ा नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देते हैं। तो प्रिवेंशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, नाइट्रोजन gases filled in the packets of chips. ओके बेटा,
तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, फ्लश कर देते हैं। नाइट्रोजन जो है बहुत लेस रिएक्टिव है, तो वो रिएक्ट नहीं करती, जिससे उसकी रेंसिडिटी नहीं होती। ओके बेटा, तो ये हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे, कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग इसी सारे टॉपिक्स की एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने माइंड मेकअप किया कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, तो आप फटाफट इनको पढ़िए और जिस तरह से फ्लो चार्ट बनाया था उसी तरह से फ्लो चार्ट बना करके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।